हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांभव स्टडी पर। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम जो कि 2015 में सितंबर में हुआ था। तो उसके सीडीपी के कुछ क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, पेपर 1 के बारे में। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5 तक भाग 1। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है निर्देश दिया गया है यहाँ पर कि सबसे उचित विकल्प को चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, सबसे उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शैशव काल की अवधि है। तो इसमें शैशव काल की अवधि पूछी गई है। जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक और 2 से 3 वर्ष तक। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि शैशव काल की अवधि पूछी गई है। तो देखिए रॉस के अनुसार जो है जन्म से 2 वर्ष तक जो है वो शैशव काल की या फिर शैशव अवस्था की अवधि होती है। हरलॉक के अकॉर्डिंग जो है वो जन्म से 2 सप्ताह, ठीक है, जन्म से 2 सप्ताह तक जो है वो शैशव काल की अवधि होती है हरलॉक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो रॉस के अकॉर्डिंग आया है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी हैं वो 4 दी हैं। ठीक है, जिनमें ये चारों जो है सीरियल वाइज लिखी हुई है। पहले संवेदी गतिक अवस्था, ठीक है, जो जन्म से 2 वर्ष तक है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और जो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये 11 वर्ष के बाद या फिर कहीं कहीं 11 से 14 वर्ष भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप सबको जो है ना ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये अभी आपको जीन पियाजे के बारे में अलग से भी पढ़ाया जाएगा, उसका एक वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें जीन पियाजे से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बताइए आप 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा जो है संज्ञान विकास की अवस्था में है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 2 होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष इसी में आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विकास से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो देखिए क्या विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है या जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है या साधारण से आसान की ओर बढ़ता है। तो देखिए वृद्धि और विकास वाला जो आपका चैप्टर है तो उसमें जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी तो उसमें ये लाइन आएगी, उसमें ये साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि विशिष्ट विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान के स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वयस्क है, यहाँ पर ये वयस्क के सहयोग की बात हो रही है। वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को गलत फहमी हो रही होगी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो समीपस्थ विकास होगा, जबकि वो नहीं है। ठीक है, इसका पहले में क्या कहा जा रहा है इसमें कि समीपस्थ विकास, यहाँ पर कहा जा रहा है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अध्यम अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो देखिए यहाँ पर वयस्क की बात की जा रही है कि वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो सहयोग देना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाती कि जब बच्चा सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो देखिए बच्चे की बात की जाती तो यहाँ पर आपका समीपस्थ विकास आता है ना, और यहाँ पर वयस्क की बात की जा रही है तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो सहयोग देना होगा। ठीक है,
समीपस्थ विकास नहीं होगा, सहभागी अधिगम नहीं होगा और सहयोगात्मक अधिगम भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा जा रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो देखिए क्या अहम केंद्रित की बजाय समाजीकृत अधिक होती है मध्य बाल्यावस्था में भाषा, या समाजीकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है, या जीववादी के बजाय समाजीकृत अधिक है, या फिर परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था की बात की जा रही है यहाँ पर। मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है क्या वो अहम केंद्रित की बजाय समाजीकृत होती है? नहीं, ये गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि समाजीकृत की बजाय अहम केंद्रित होती है। मध्य बाल्यावस्था में बच्चा इतना बड़ा तो होता नहीं है ना, तो उसमें जो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो समाजीकृत की बजाय अहम केंद्रित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो सेकंड होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल है, बच्चे का एक कोने में बैठाना शामिल है, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम शामिल है, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बच्चे पे किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चे को एक कोने में बैठाना ये भी गलत है, ये बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं आता। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम ये भी बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, तो ये भी बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। देखिए इसका जो सबसे सही आंसर है इसका वो ये है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए ये आपको सीधे सीधे शब्दों में जो दी गई है, आपको एक डेफिनेशन दी गई है जो कि समायोजन की है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको करा दिए जाएंगे अनुकूलन, समायोजन, आत्मसात्करण, अहम केंद्रिता, इनके सभी के बारे में जो है आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जब नवीन जानकारी को शामिल करते हैं आप अपने वर्तमान स्कीमा में, यानी कि जो आपकी शुरू से लेकर अब तक की जो स्कीमा में जो आपको जानकारी है, तो जब उसमें आप नवीन जानकारी को शामिल करेंगे तो उसमें जब बदलाव आएगा या बदलाव की जो प्रक्रिया होगी तो उसको जो है समायोजन कहते हैं, मतलब वो जो है समायोजन कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो समायोजन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका समायोजन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर गीत मतलब संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो देखिए यहाँ पर हार्वर्ड गार्डिनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है ना, तो उससे क्वेश्चन आया है आपका ये। तो इसमें देखिए जो राघव है तो उसने ना अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर गीत बजाते हुए देखा। मतलब उसने खुद ने एक मधुर गीत तैयार किया है ना, उसको बजाते हुए उसके अध्यापक ने उसको देखा, तो अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि जो है वो उच्च स्तरीय थी। मतलब कौन सी बुद्धि उसके अंदर उच्च स्तरीय थी? तो देखिए स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या होता है? जो लोग स्थान और क्रम का अच्छे से ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं तो उनके अंदर जो है ना स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। चित्रकार हो गए, है ना, मूर्तिकार हो गए। तो जैसे मूर्तिकार होता है वो मूर्ति बनाते हुए भी जो है देखो गलती से भी हाथ की जगह पैर या पैर की जगह हाथ नहीं लगाता, जबकि वो मूर्ति बना रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखता है वो कि उसका स्थान और क्रम अच्छे से ध्यान रखता है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि। संगीत में बुद्धि, जिन लोगों को संगीत के बारे में मतलब सुर लय ताल के बारे में अच्छा ज्ञान होता है, उन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतात्मक बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा आपका। और शारीरिक गतिबोधक क्या होता है? इसमें जो शरीर मतलब जो लोग शारीरिक गतिविधि में अच्छे होते हैं, जैसे आपके धावक हो गए, खिलाड़ी हो गए, तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, है ना। भाषाई बुद्धि, जो लोग भाषा के मामले में अच्छे मतलब भाषा बोलने में अच्छे निपुण होते हैं, जैसे आपके कवि हो गए, है ना, कवि हो गए आपके, और ये जो साधु लोग हो गए, ये इस तरह से जो है
आपके इनमें भाषाई बुद्धि अच्छी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा संगीत में। ठीक है, राइट आंसर संगीत में बुद्धि, ये स्थानिक भी गलत होगा। शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना चाहिए। देखिए समावेशी शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या समावेशी शिक्षा में ये कहा जा रहा है कि क्या हमें को यहाँ पर ये फिल करना है कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर। समावेशी शिक्षा से भी आपका 5 नंबर के पूछ लिया आता है, इसलिए समावेशी शिक्षा भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, या फिर व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अभी आप लोग बताइए। समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर। तो समावेशी शिक्षा में तो बाल केंद्रित शिक्षा होगी, यानी कि बच्चे को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कि हमें व्यवस्था को जो है वो बच्चे के अनुरूप बदलना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर थर्ड होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो देखिए क्या पर इस शिक्षक की भूमिका संप्रेषक और व्याख्याता की है, या निर्देशक की है, या तालमेल बैठाने वाले की है, सुगमकर्ता की है। तो देखिए बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। तो शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो क्या है, भूमिका है, मतलब शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है, वो होगी संप्रेषक और व्याख्याता की नहीं, निर्देशक की नहीं, तालमेल बिठाने वाले की नहीं, एक सुगमकर्ता की भूमिका होगी शिक्षक की। इसका राइट आंसर आपका 4 होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो देखिए प्रतिभाशाली की बच्चों की विशेषता नहीं पूछी जा रही है कि इसमें विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं ये है, उच्च आत्मक्षमता ये भी है, निम्न औसत मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना ये भी है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। इसमें क्या पूछा जा रहा है फिर, थर्ड इसका आंसर होगा सही। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो ये जो होगा निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्ण परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा है। तो देखिए क्या अंतर्निहित संभावित दंड के तरफ प्रवृत्त होगा, या व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं के तरफ प्रवृत्त होगा, या व्यक्तिगत मूल्य की तरफ, या फिर पारिवारिक अपेक्षाएं। देखिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हुआ आपका अंतर्निहित संभावित दंड, क्योंकि नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति जो है वो अंतर्निहित मतलब जो संभावित दंड होता है ना उसके तरफ प्रवृत्त होगा, क्योंकि नैतिक निर्णय ले रहा है ना। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं गलत है, व्यक्तिगत मूल्य ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान कराना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर पूछा है कि शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ताओं को, जो अधिगम करने वाले हैं, को व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। देखिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक परिस्थितियों के आधार पर समस्याओं का समाधान करवाना, तो कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करवाना, याद करने के लिए शिक्षार्थी को तथ्य उपलब्ध कराना। तो देखिए इसमें जो सबसे सही उत्तर है इसका वो आपका 1 होगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। इसमें जो है सभी आपके ऑप्शन सभी आ गए इसमें, क्योंकि ये है ना विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ये आपका सबसे सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो देखिए सभी विकास जो होते हैं वो एक क्रम का पालन करते हैं, ये सही है। ये बाल विकास जब आपको पढ़ाया जाएगा ना, उसमें विकास पढ़ा जाएगा विकास के बारे में, तो उसमें सब चीज़ें कही गई हैं कि विकास जो होता है वो क्रम का पालन करता है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी सही है। लेकिन आपसे इसमें पूछा गया सिद्धांत नहीं है ना। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतर्क्रिया का परिणाम होता है, ये भी सही है। इसमें क्या गया, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये गलत है, ये गलत है, तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है विकास जो होता है वो कभी धीमा तो कभी तेज होता रहता है। जैसे शैशवावस्था में विकास जो है वो तेज गति से होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा हो जाता है, उसके बाद किशोरावस्था में तेज गति से होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सिद्धांत नहीं पूछा, वो ये होगा। ये बाकी के ये आपके गलत होंगे, ठीक है। तो ये आपके सब गलत होंगे, आपका राइट आंसर जो होगा वो 4th होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।